हेलो एवरीवन, आप सभी का लर्न अ मोमेंट चैनल पर स्वागत है। मैं हूं सुशीला और आज हम संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। जानेंगे कि क्या है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं। यानी ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है जैसे कि प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है, या जो प्रस्तावना में जो विषय वस्तु यूज की गई है उसकी भाषा क्या है, प्रस्तावना को किसके द्वारा लाया गया, प्रस्तावना को कब लाया गया, और प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो इन सभी चीजों के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, इनको हम जानेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रस्तावना है क्या उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, प्रस्तावना एक संक्षिप्त रूप है, यानी जो संविधान है हमारा, सभी को पता है कि जो भारत संविधान है वो सबसे दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट संविधान, सबसे बड़ा संविधान है। और अगर संविधान का निर्माण होने के बाद में, जब संविधान का निर्माण हुआ तो एक ओवरऑल एक उसका एक संक्षिप्त रूप कहेंगे, एक सार। ठीक है, ओवरऑल यानी जितना भी संविधान में जो भी जितने भी रूल्स, नियम, जो भी कानून, जो भी आदर्श या जो भी उद्देश्य रखे गए, सारा कुछ उसका एक निचोड़ निकाल करके प्रस्तावना में रख दिया गया। यानी अगर कोई व्यक्ति हमारे संविधान को या भारतीय संविधान को जिसने कभी पढ़ा ना हो और वो केवल प्रस्तावना यानी प्रस्तावना को पढ़ ले, प्रस्तावना को पढ़े, तो वो समझ सकता है, वो जान जाएगा कि भारत की जो राज व्यवस्था है, शासन प्रणाली है, या यहाँ का लोकतंत्र कैसा है, वो एवरीथिंग सब कुछ जान सकता है। यानी एक ओवरऑल मोटा मोटा उसको पता चल जाएगा। तो प्रस्तावना क्या हुआ? प्रस्तावना एक ऐसा संक्षिप्त रूप होता है जिसमें यानी संविधान का एक संक्षिप्त रूप है, एक सार है, जिसमें एक संविधान का निचोड़ रखा गया है। इन अगर देखें तो इतने ही शब्दों में ओवरऑल हमारे संविधान का जो प्रस्तावना, हमारे संविधान की प्रस्तावना का एक रूपरेखा है, सब कुछ इसी में मिल जाएगा। प्रस्तावना यानी संविधान का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि प्रस्तावना को कहां से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से। अमेरिकी संविधान से, अमेरिकी संविधान से प्रस्तावना को लिया गया है। अगर भाषा की बात करें तो जो विषय वस्तु प्रस्तावना की भाषा है वो कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया और संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 में इसे उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया। यानी जो प्रस्तावना नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी वो एक उद्देश्य प्रस्ताव था। क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा के समक्ष, और संविधान सभा ने उसे उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में स्वीकार कर लिया। इसीलिए इसका नाम उद्देशिका भी कहते हैं, उद्देशिका। इससे ये पता चलता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है। और दूसरी चीज कि जो प्रस्तावना है वो कितने तत्वों से मिलकर बनी है। तत्वों से मिलकर बात करें, देखिए कोई भी, अगर आप कोई भी वस्तु, धरती पर कोई भी थिंग्स है, कोई भी वस्तु है, अगर उस बात के बारे में बात करेंगे तो कोई वस्तु या कोई भी थिंग्स ऐसी कहीं ना कहीं वो कई तत्वों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो वैसे ही हर किसी का एक स्वरूप होता है और वो कुछ एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं। वैसे ही एकदम सेम प्रस्तावना है, प्रस्तावना भी कुछ तत्वों से मिलकर बनी है। कौन कौन से तत्व हैं? प्रस्तावना सिर्फ मोट 4 तत्वों से मिलकर बनी है। प्रस्तावना 4 तत्वों से मिलकर बनी है। 4 तत्व कौन कौन से हम भी जानेंगे। पहले हम देखते हैं कि प्रस्तावना जो है क्या। प्रस्तावना को शुरू किया गया है इससे, हमसे, यानी जो हमारे संविधान निर्माता थे वो बहुत ही बुद्धिजीवी थे, और एक तरीके से जो है प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की कुंजी या परिचय पत्र तो कहते हैं, लेकिन संविधान की कुंजी, इसमें जो बुद्धिजीवी, जो बहुत ही एक तरीके से कहें बहुत ही ज्ञानी संविधान निर्माताओं ने अपने विचारों को समाहित किया। और इसमें तो क्या कहा है कि संविधान का परिचय पत्र क्या है? प्रस्तावना को क्या कहा है? संविधान का परिचय पत्र कहा है। यानी प्रस्तावना को कुंजी भी कहा गया है कि ये संविधान की कुंजी है, और प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा? एन.ए. पालकीवाला ने। ये कौन थे? ये थे एक संविधान सभा के सदस्य, न्यायविद या विशेषज्ञ, संवैधानिक विशेषज्ञ।
संविधान सभा के सदस्य थे। इन्होंने इसकी महत्व को बताया कैसे, नहीं क्या है ये संविधान का परिचय है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, ये पूरे संविधान का ओवरऑल एक सार है, या कह सकते हैं कि एक संक्षिप्त रूप है, जिसमें संविधान के 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची, ओवरऑल यानी जितना भी सब कुछ प्रावधान किया गया है संविधान में, वो एक प्रस्तावना में समाहित करने की कोशिश की गई है। इसीलिए इसको कहते हैं, जो हमारे संविधान निर्माता थे, बुद्धिजीवी थे, उनके दिमाग की उपज है। प्रस्तावना क्या है? एक दिमाग की उपज है, और उसे प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब देखिए, प्रस्तावना जो हमारी शुरू होती है हम शब्द, हम क्या है? हम का मतलब हम सभी, यानी लोग, पीपल, वी आर पीपल ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के जितने भी पीपल, सदस्य, जनता, या यहाँ की जनता, नागरिक, जो भी कहे, कि हम से मतलब है कि जितने भी इंडियन हैं, सभी पीपल्स हैं इंडिया के, उनको रिप्रेजेंट करता है हम, ठीक है, वी आर पीपल, ठीक है, हम सभी इंडियन। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से मतलब क्या है? देखिए, इससे पहले 200 साल तक ब्रिटिशर ने हमारे भारत पर राज किया, यानी हम लोग गुलाम रहे, भारत गुलाम रहा, और पूरी तरीके से इस पर शासन कौन करता था? ब्रिटिश करते थे। लेकिन जब भारत बहुत लंबी लड़ाई करने के बाद जब भारत को आज़ादी मिली, तो भारत ने जब संविधान बनाना शुरू किया, तो उसमें ऐसे शब्द को जोड़ा गया, यानी कि जो भारत है अब जो, यानी जो 200 साल तक जिसपे ब्रिटिश के द्वारा रूल किया गया, शासन किया गया, अब ये भारत जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र होगा, प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। मतलब भारत पर कोई बाहरी शक्ति का ना दबाव होगा, ना बाहरी शक्ति का अधिकार होगा, यानी भारत अब बाह्य और आंतरिक सभी निर्णयों को लेने में स्वतंत्र है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी की बात करें तो जो समाजवाद शब्द है उसी से समाजवादी आया है। समाजवाद शब्द को किसने जोड़ा? अगर ओवरऑल बात करें तो समाजवाद का जनक है कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स कौन थे? कार्ल मार्क्स एक जर्मन के एक विचारक हैं। इन्होंने इनको समाजवाद का जनक कहा जाता है। लेकिन इनका जो तात्पर्य था समाजवाद का, यूरोप में इन्होंने बुर्जुआ वर्ग और सर्वाहारी वर्ग, या गरीब वर्ग या अमीर वर्ग के बीच वर्ग के संघर्ष के रूप में डिफाइन किया था। यानी इनका कहना था कि इतिहास में हमेशा एक वर्ग दूसरे वर्ग का संघर्ष रहता है, यानी अगर एक वर्ग गरीब है तो दूसरा वर्ग अमीर होता है, और गरीब वर्ग और अमीर वर्ग के बीच में हमेशा संघर्ष करके, यानी संघर्ष के द्वारा अपने स्थान को, अपने आप को समाज में अपने आप को बराबर लाने की कोशिश की जाती है कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो लेकिन जो कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद की तरह परिभाषित किया था, इसलिए इनको जनक बोला गया है। तो समाजवाद वहां से शब्द आता है। लेकिन अगर अपने भारत में बात करें तो जो समाजवाद है वो मिला जुला रूप है, ना कि वो संघर्ष वाला, ठीक है। जो कार्ल मार्क्स जिस समाजवाद की बात कर रहे थे वो एक वर्ग संघर्ष के द्वारा है, यानी वर्ग संघर्ष, एक वर्ग दूसरे वर्ग से संघर्ष करता है अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए वो संघर्ष करता है, ठीक है। अब बात करेंगे समाजवाद। तो भारत में समाजवाद मिला जुला रूप है, यानी गांधीवादी की तरफ ज्यादा झुकाव है, या नेहरू जी का जो समाजवाद के परिप्रेक्ष्य में था, ठीक है। यहाँ पे समाजवाद कैसा है? मिला जुला रूप, मतलब कि सार्वजनिक और निजी जो दोनों क्षेत्र है, जो दोनों क्षेत्र निजी और सार्वजनिक साथ साथ मौजूद हैं। इसका मतलब यह हुआ उत्पादन और वितरण में दोनों ही क्षेत्र साथ साथ काम करते हैं, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, ठीक। एक चीज और जान लें, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द, ये तीन शब्द ऐसे हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, चलिए इनको बाद में बताते हैं क्या है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले और बात कर लेते हैं। फिर आता धर्मनिरपेक्ष मतलब भारत का कोई राज्य नहीं, भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों को समान मानता है, यानी सभी धर्मों को समान रूप से समर्थन प्राप्त करता है। भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत किसी भी एक धर्म को नहीं मानेगा, कोई विशेषाधिकार नहीं है, सभी धर्म समान है और सभी धर्मों को समान समर्थन प्राप्त है। लोकतांत्रिक, भारत का जो
कैसा स्वरूप है? लोकतांत्रिक। ठीक है, लोकतांत्रिक मतलब यहाँ पे संसदीय चुनाव प्रणाली है और जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि शासन सत्ता में आता है और वो सरकार चलाता है। गणराज्य, गणराज्य में देखिए भारत का जो प्रमुख है वो जनता के द्वारा चुना हुआ राष्ट्रपति आता है, ना कि कोई शाही या यहाँ पे राजवंश नहीं चलता। यहाँ पे जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि यानी राष्ट्रपति का जो हमारे भारत का प्रमुख होता है वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। ठीक है, क्या है? निश्चित समय के लिए, 5 साल के लिए। यहाँ पे व्यवस्था ऐसी है, गणराज्य का मतलब ये होता है कि जहाँ पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाता है वो एक फिक्स यानी निश्चित समय के लिए चुनी जाती है। तो यहाँ पे 5 साल के लिए राष्ट्रपति, भारत का जो प्रमुख होता है राष्ट्रपति होता है, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से 5 साल के लिए चुनाव होता है। बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। किन किन न्याय की बात की गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी सभी व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलने का अधिकार है। न्याय की बात की गई है यानी सब किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी व्यक्ति समान हैं। आर्थिक यानी सभी व्यक्तियों को आर्थिक के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सभी कोई भी व्यक्ति यानी जो आर्थिक असमानता है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी और गरीबी को हटाने की, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है या फिर कोई अमीर है तो उसके साथ भेदभाव होगा, नहीं, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और आर्थिक स्थिति के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे और ये जो आर्थिक असमानता है उसको कम करने की कोशिश की, ये राज्य की प्रायोरिटी रहेगी। राजनीतिक, राजनीतिक जो शब्द है यानी सभी व्यक्तियों को राजनीतिक रूप से सहभागी बनने का अधिकार है, यानी सभी को राजनीति में चुनाव लड़ सकता है, वोट दे सकता है। और जो व्यक्ति है, फिर आता विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। तो 3 प्रकार के न्याय है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। फिर बात करते हैं विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कैसी स्वतंत्रता? कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है, यानी विचार, कुछ भी विचार करने के लिए हम अपने माइंड में या हम अपने कुछ भी सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, इस पे कोई रोक नहीं लगा सकता है। अभिव्यक्ति यानी हम जो विचार करते हैं अपने विचारों को प्रसारित कर सकते हैं, हम उसको बोल सकते हैं। फिर धर्म, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई भी धर्म चूज कर सकते हैं, किसी भी धर्म के प्रति आस्था अपना सकते हैं, धर्म की स्वतंत्रता है पूरी तरीके से, हम कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई भी धर्म को पूज सकते हैं। विश्वास, किसी के धर्म या कोई भी गॉड गॉडेस के प्रति हमारी जो आस्था है वो हम अपना विश्वास रख सकते हैं। उपासना, हम उपासना जैसे व्रत है या उपासना जो भी आपकी आस्था है उसकी स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन सी स्वतंत्रता है? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। अब आगे है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता यानी प्रतिष्ठा में सभी व्यक्तियों को समान रूप, सभी व्यक्तियों को प्रतिष्ठा पाने का हक है, यानी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को अपमानित नहीं किया जा सकता है। सभी व्यक्तियों को हक है, सभी को समान सम्मान मिले, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, या कोई छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो अधिकारी हो या ना हो, लेकिन सभी व्यक्तियों का अब एक प्रतिष्ठा होती है और सभी व्यक्तियों को प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। फिर अवसर की समता, सभी व्यक्तियों को समान रूप से अवसर दिया जाना चाहिए, यानी वो अपनी आजीविका चलाएं, चाहे वो रोजगार हो या फिर अपने जो भी जीवन चलाने के लिए या फिर अपने आप को स्थापित करने के लिए सभी को समान अवसर दिया जाए ताकि वो अपने जीवन का उद्देश्य या अपने जो भी व्यक्तित्व का उद्देश्य उसको पूरा कर सके। प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली एक ऐसी बंधुत्वचारा, एक ऐसी भाईचारे की भावना विकसित की जाए, प्रोत्साहित किया जाए ताकि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे, यानी व्यक्तियों में भाईचारे की भावना है, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सम्मान करे, उसकी गरिमा का ध्यान रखें और इससे क्या होगा, राष्ट्र की मजबूती भी रहेगी और राष्ट्र जो है अखंड भारत हमेशा के लिए बना रहेगा। तो बंधुत्व बढ़ाने के लिए व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुत्वता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। इस संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर। जब संविधान बना तो संविधान को बनाने में कितने दिन लगे? संविधान को बनाने में कितने दिन लगे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बनाने में संविधान को लगा, यानी इतने दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ और उससे 26 नवंबर 1949 को इसे अपना लिया गया, अंगीकृत कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। अगर लागू कब हुआ तो लागू की बात करें तो कब हुआ? 26 जनवरी
1950 को संविधान को लागू किया गया। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे ऐसे यानी शब्द तो इतने हैं और इन शब्दों में क्या क्या है अगर मैं निकालना चाहें तो क्या है इसमें देखिए 4 तत्व हैं जो 4 तत्वों से मिलकर जो बना हुआ है। उसमें 4 तत्व कौन कौन से हैं? 4 तत्व कौन कौन से हैं जिससे ये उद्देशिका बनी हुई है? तो देखिए यहाँ पे शब्द देखें, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो पहला आता है संविधान का स्रोत। संविधान का स्रोत, संविधान का स्रोत, संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है इसका मतलब ये। नंबर अगला आता है यानी कौन सा है? संविधान की प्रकृति। संविधान की प्रकृति या स्वरूप। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान का जो प्रकृति स्वरूप की भारत की प्रकृति। संविधान से मतलब क्या है कि भारत यानी जैसे संविधान में जो जो प्रकृति स्वरूप जो आदर्श जोड़े गए उसका मतलब है कि भारत का स्वरूप, भारत की प्रकृति कैसी है। ठीक है, भारत की प्रकृति। फिर चौथा क्या आएगा? संविधान का उद्देश्य। संविधान का उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य फिर क्या है? संविधान को किस दिन अपनाया गया? संविधान को किस दिन अपनाया गया? अब देखिए प्रस्तावना में अगर नजर डालें तो ये सारे शब्द देखिए प्रस्तावना से लिए हैं, यानी इन 4 तत्वों से मिलकर हमारी प्रस्तावना बनी है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आसानी से याद किया जा सकता है, उसको समझिए, हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। अगर प्रस्तावना याद हो गई तो समझ लीजिए आपको ओवरऑल संविधान समझ में आ जाएगा कि उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है कि संविधान का जो स्रोत है वो क्या है। देखिए प्रस्तावना में सब कुछ लिखा हुआ है। हम सब क्या है, अभी आप लोग देख पढ़ चुके हैं कि हम का मतलब होता है वी आर पीपल ऑफ इंडिया, तो हम सभी भारतीय। जो संविधान को शक्ति प्राप्त होगी वो कहाँ से प्राप्त होगी? हम यानी भारतीय से प्राप्त होगी। भारत की जो जनता है, जो लोग हैं यहाँ के, उनसे शक्ति प्राप्त होगी, उनसे शक्ति संविधान को मिलेगी। यानी जो भी निर्णय होगा, जो भी इनको पावर मिलेगी वो लोगों से मिलेगी, भारतीयों से मिलेगी। ठीक है, हम भारत के लोग। ठीक है, ये प्रेजेंट करता है वी आर पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी हम जो भी शक्ति मिलेगी संविधान को कहाँ से मिलेगी? वो हमसे यानी भारतीयों से मिलेगी, जनता से मिलेगी। ठीक है, भारत के जो लोग हैं उनसे मिलेगी संविधान को शक्ति। यानी संविधान जो है प्रस्तावना घोषणा करती है कि जो संविधान को शक्ति है वो कहाँ से मिलेगी? वो लोगों से मिलेगी या भारत की जनता के लोगों से मिलेगी। फिर दूसरा है भारत की प्रगति। भारत की प्रगति देखिए इसी में हम नजर डालेंगे, ये शब्द हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं कि भारत का स्वरूप यानी जो प्रकृति है वो कैसी है। एक है प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत हमारा कैसा होना चाहिए? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब ये हुआ कि भारत पे कोई बाह्य शक्ति ना हो, यानी भारत एक ऐसा देश होना चाहिए जहां पे भारतीय ही उसका डिसीजन ले सके, भारत पर कोई बाहरी दबाव ना हो। इसका मतलब ये पूरी तरीके से बाह्य और आंतरिक सभी निर्णय जो है वो भारत की जनता करे, ना कि कोई बाहरी कोई विदेश शक्ति करे। फिर आगे क्या है? समाजवादी, यानी समाजवादी मतलब यहाँ पे समाज सभी को समान रूप से अधिकार है, सभी कैसे सभी आपस में समान है, और चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र में बात करें चाहे निजी क्षेत्र में बात करें तो वो सभी एक दूसरे यानी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, ना सामाजिक तौर पे और ना ही तो आर्थिक और ना ही तो किसी तरीके से कोई। समाजवाद का मतलब ही होता है जहाँ पे सभी को समान अधिकार हो, और यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की गई है जहाँ पे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों जो है साथ साथ काम करते हैं उत्पादन और वितरण में। धर्मनिरपेक्ष यानी कैसा है भारत? धर्मनिरपेक्ष है। भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत के लिए सभी धर्म जितने भी धर्म है सभी समान है, सभी को समान समर्थन प्राप्त है। तो ये हो गया भारत समाजवादी है, भारत धर्मनिरपेक्ष है। फिर भारत लोकतांत्रिक है, यानी भारत की जो सरकार है वो प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुनकर आता है और सरकार चलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की जो लोकतंत्र है, यानी जैसे आप लोग जानते हैं कि जो लोकतांत्रिक शब्द है, अगर लोकतंत्र की बात करें तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के द्वारा जनता प्रतिनिधि को चुनता है और वो प्रतिनिधि संसद में यानी पार्लियामेंट में या राज्य की विधानसभा में वो जनता का प्रतिनिधि करता है, और सरकार जो भी सरकार चलती है, जो भी सरकार लोगों के लिए कार्य करती है। गणराज्य में जनता यानी भारत का जो प्रमुख बनता है, भारत की जो सरकार है वो जनता के द्वारा निश्चित समय के लिए चुनी जाती है। ठीक है, निश्चित समय के लिए, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से निश्चित समय के लिए चुनी जाती है। अगर देखें तो 5 ये शब्द ये डिफाइन करते हैं कि हमारे भारत की प्रकृति कैसी है, भारत की हमारी प्रकृति या स्वरूप कैसा है। इन 5 शब्दों को देख करके
हम समझ सकते हैं कि भारत हमारा कैसा है, संप्रभु है, कैसा है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है और लोकतांत्रिक है, गणराज्य है। ठीक है, तो ये हमारे यानी भारत जो संविधान की प्रस्तावना घोषणा करती है कि भारत की जो प्रगति है वो कैसी है, वो संप्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य वाला देश है। ठीक है, यानी राज व्यवस्था वाला देश है। कैसा देश है? लोकतांत्रिक संप्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य वाला राज व्यवस्था वाला देश है। अब आते हैं आगे, देखिए संविधान का उद्देश्य। संविधान का उद्देश्य क्या है, क्या जरूरी था कि इसको लाना है, क्यों लाया गया, संविधान का उद्देश्य क्या है? तो देखिए यहीं पे शब्द है संविधान का उद्देश्य क्या है। एक है संविधान का उद्देश्य है कि लोगों को स्वतंत्रता दी जाए, ठीक है, समता दी जाए और बंधुत्व। ठीक है, और न्याय। इसका मतलब ये हुआ संविधान का उद्देश्य क्या है, न्याय है, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। संविधान का उद्देश्य क्या है, न्याय को दिया जाए, स्वतंत्रता प्रदान की जाए, समता, बंधुत्व। यानी इन 4 शब्दों से संविधान का उद्देश्य क्लियर होता है। ठीक है, यानी ये 4 शब्द हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। संविधान के उद्देश्य को बताते हैं कि संविधान का उद्देश्य क्या, क्यों संविधान बना, क्यों जरूरी था संविधान। तो सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को न्याय प्राप्त हो। कौन कौन से न्याय प्राप्त हो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उसको मिले। और फिर स्वतंत्रता, 5 जो इसमें स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार यानी कोई व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है, अभिव्यक्ति की, और धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता। यानी संविधान का उद्देश्य क्या है, सभी को स्वतंत्रता मिले, सभी नागरिकों को, सभी भारतीयों को स्वतंत्रता मिले। फिर है समता। समता क्या कहती है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सभी को प्रतिष्ठा मिले, सभी को अवसर मिले अपने लाइफ में पढ़ने का। ठीक है, और बंधुत्व। बंधुत्व शब्द व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, यानी लोगों में ऐसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित किया जाए ताकि हमारे देश की अखंडता बनी रहे, हमारे देश की एकता बनी रहे और लोगों में भाईचारे, एक दूसरे को सम्मान लोग करें, ऐसी बंधुत्व की भावना बढ़ाई जाए। तो ये हमारे संविधान के उद्देश्य की है, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। अगर इसमें बात करें तो जो न्याय शब्द है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, इन तीनों शब्दों को कहां से लिया गया है, रूसी क्रांति 1917 से लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन तीनों शब्द को रूसी क्रांति कब हुई थी, किसी को पता है, बताइए। रूसी क्रांति 1917 से लिया गया है। रूसी क्रांति से जो न्याय है वो रूसी क्रांति से आए हैं। रूसी क्रांति कब हुई थी, 1917 में हुई थी। और अगर बात करें स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये जो 3 शब्द हैं वो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति 1989 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो ये जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये 3 शब्दों को फ्रांसीसी क्रांति 1979 से लिया गया है। और न्याय की बात करें तो न्याय जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 1917 से लिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथा सा तत्व कौन सा एलिमेंट था, संविधान को कब अपनाया गया। संविधान को सभी को पता है, संविधान कब अपनाया गया, संविधान कब अपनाया गया, संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। चौथा तत्व कौन सा था, जो डेट पूछी गई है, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। तो इन्हीं 4 तत्वों से, ठीक है, इन्हीं 4 तत्वों से पूरी प्रस्तावना बनी हुई है, इन्हीं 4 तत्वों से पूरी प्रस्तावना बनी है। ठीक है, इन 4 तत्वों को याद कर लेंगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हैं कि संविधान जो भारत की प्रकृति कैसी है, और इसमें कौन कौन से आदर्श जोड़े गए हैं और कौन से उसका क्या उद्देश्य है, क्यों संविधान की जरूरत पड़ी। ठीक है, और कब ये अपनाया गया, लागू होने की डेट तो पहले पढ़ चुके हैं, 26 जनवरी 1950 में इसे लागू किया गया, अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं, देखिए 3 शब्द हैं जो हमारी मूल प्रस्तावना थी, उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष
और अखंडता, अखंडता शब्द नहीं थे। ठीक है, इन तीन शब्दों को, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को, बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में 1976 में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो अगर बात करें प्रस्तावना में, अभी तक सिर्फ एक बार, ठीक है, सिर्फ एक बार संशोधन हो चुका है, सिर्फ एक बार संशोधन किया जा चुका है। ठीक है, और इस संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। अब अगर बात करें तो ये बात आती है, ठीक है, हमने पढ़ लिया कि संविधान कहाँ से अपनाया गया, ओवरऑल एक रिवीजन कर लेते हैं। संविधान कब लाया गया, संविधान नहीं, प्रस्तावना को कब प्रस्तुत किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया और संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को उसे स्वीकृति प्रदान करी। उसके बाद में, और ये जो प्रस्तावना है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है, लेकिन अगर प्रस्तावना की जो भाषा देखें तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और प्रस्तावना जो है मूल रूप से 4 तत्वों से मिलकर बना है। संविधान का स्रोत कहाँ से मिलती है? जनता से मिलती है। और संविधान की जो भारत की प्रकृति है वो कैसा है? वो संप्रभु है, लोकतांत्रिक है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है और गणराज्य है। फिर बात करें तो संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। और संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये ओवरऑल एक है। इतना अगर आप याद कर लेंगे तो हमें नहीं लगता कि कुछ मुश्किल होगा, आसानी से। फिर एक चीज और देखते हैं, अगर बात करें, बात ये आती है कि संविधान प्रस्तावना बनी, उसके बाद संविधान लागू भी हो गया, लेकिन बाद में बात उठी कि क्या ये प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है? क्या ये प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं माना जाता है? तो देखिए, सबसे पहले बेरूबाड़ी संघ मामले 1960 में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, यानी संविधान का भाग नहीं है, इसे कहा गया कि संविधान का भाग नहीं है। ठीक, लेकिन केशवानंद भारती मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय ने अपने पुराने दिए हुए निर्णय को पुनः बदल कर कहा कि संविधान जो प्रस्तावना है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और इसे संविधान का हिस्सा यानी भाग माना जाना चाहिए, यानी उसे संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया और कहा कि ये इसमें जो संविधान के जो निर्माता थे उनके विचारों को समाहित किया गया है और उनके जो महान विचार है उनका अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, उनका अध्ययन करना चाहिए। किसने कहा? ये उच्चतम न्यायालय ने ही कहा, यानी अपने पुनः पुराने निर्णय का जो निर्णय था उसको बदल करके पलटते हुए कहा केशवानंद भारती मामले में कि संविधान प्रस्तावना को संविधान का भाग माना, कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये जो संविधान के जो निर्माता थे उनके महान विचारों को इसमें समाहित किया गया है और उनके महान विचारों को का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, तो ये है। अब बात आती है क्या संविधान प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो देखिए, इसी में बात ये होती है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कहाँ? अगर संविधान के मूल ढांचे को इफेक्ट ना करे। संविधान का जो मूल ढांचा है, संविधान का मूल ढांचा, ठीक है, मूल ढांचे से मतलब कि संविधान का जो मूल ढांचा, जो भाग संविधान का मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। अगर संविधान का मूल ढांचा नहीं तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। मतलब संविधान में संशोधन किया जा प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, बस संविधान का मूल ढांचे को प्रभावित ना करे। ठीक है, तो आई थिंक जो भी इसमें क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने बताने की कोशिश की है। इसमें अगर कोई छूट गया होगा तो मैं अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।